6 महीने। अवंतिका के लिए ये 6 महीने किसी अनंत बर्फीली रात से कम नहीं थे, बल्कि उससे भी कहीं ज़्यादा भयानक थे। तलाक के बाद वह अपनी माँ के घर एक छोटे से कमरे में बंद थी, जहाँ की दीवारें उसकी चुप्पी और उसके दर्द की गूंज को सोख रही थी। वह एक निर्जीव पत्थर की मूरत बन चुकी थी। उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी, बस सूखापन, गहरा शून्य और एक अथाह निराशा भरी थी। वह बार बार उस मधुर अतीत को याद करती जब अक्षत का प्यार उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी और प्यारी हकीकत हुआ करता था, और फिर उस बर्बर भयानक अपमान को जिसने उसे उसकी पहचान और उसके अस्तित्व से ही वंचित कर दिया था। उसका तकिया हर रात उसके आंसुओं का गवाह बनता था। वह घंटों तक कमरे की छत पर बने दरारों को देखती रहती और अपने दिल के घावों को कुरेदती रहती। उसे बस उस एक सवाल का जवाब चाहिए था, मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों हुआ? क्या मेरा प्यार इतना कमज़ोर था कि एक झटके में तोड़ दिया गया? क्या अक्षत के दिल में मेरे लिए एक पल का भी विश्वास नहीं था? उसने कैसे मान लिया कि मैं एक चोर हूँ, एक धोखेबाज हूँ? मैंने तो अपना सब कुछ उस घर को दिया था। वह हर रात इसी तीखे सवाल के साथ सोती और हर सुबह निराशा के भारी बोझ के साथ जागती। खुद को अंदर ही अंदर कोसती थी कि उसने उस झूठ और साजिश के सामने इतनी आसानी से हार क्यों मान लिया। उसे याद आया वह दिन जब उसके पति अक्षत के घर में कुलदेवी की पूजा थी। यह सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि उसके ससुराल वालों के लिए सामाजिक प्रतिष्ठा का विषय था। उसकी सासू माँ कामिनी देवी ने प्रसाद और लगभग 60 से ज़्यादा लोगों के खाने की पूरी जिम्मेदारी अवंतिका को सौंपी थी, यह जानते हुए कि यह उसके लिए एक बड़ी परीक्षा है। अवंतिका ने पूरी निष्ठा, समर्पण और पवित्रता के साथ रसोई में काम किया था। वह सुबह के ठीक 5 बजे सूरज निकलने से पहले उठी थी और लगातार बिना रुके, बिना थके मेहनत कर रही थी। उसके माथे पर पसीना था, लेकिन चेहरे पर गहरा संतोष और एक अटूट संकल्प था। उसने हर छोटी छोटी चीज़ को 3 बार जांचा था, पानी की सफाई, मसालों की शुद्धता और बर्तनों की स्वच्छता। वह जानती थी कि यह सिर्फ खाना नहीं, बल्कि उसके आत्मसम्मान की बात है। केसर की खुशबू वाला हलवा जो सोने जैसा चमक रहा था, मलाईदार शाही पनीर, चटपटे छोले जो रात भर भिगोए गए थे, गर्मा गर्म पूड़ियाँ जो फूलकर गेंद जैसी बन गई थी, और सबसे खास दही बड़े जो ठंडे और रसीले थे। सब कुछ तैयार था। वह मन ही मन प्रार्थना कर रही थी, बस आज सब ठीक हो जाए और सबका आशीर्वाद मिले, मेरी रसोई की मेहनत सफल हो जाए। पूजा संपन्न हुई और गांव घर के प्रतिष्ठित मेहमान खाने के लिए बैठक में विराजमान हुए। अवंतिका विनम्रता, प्यार और अपनत्व से परोस रही थी। हर मेहमान से मुस्कान के साथ पूछ रही थी कि क्या वे और लेंगे। तभी सफ़ेद धोती पहने एक बुजुर्ग मेहमान ने अपनी रोटी तोड़ी और तीखी कर्कश आवाज़ में चिल्लाया, बहू, यह क्या परोस दिया? इसमें तो बालू है। यह क्या रेत मिला दी गई है? धर्म कर्म के दिन ऐसी चीज़ें खिलाई जा रही है। यह तो भगवान का घोर अपमान है। अवंतिका का दिल धक से रह गया, जैसे किसी ने उसकी छाती पर जोर से वार किया हो, और वह सदमे में वहीं खड़ी रह गई। उसके हाथ से चमचा गिर गया और जमीन पर एक धीमी सी भयानक आवाज़ आई। इससे पहले कि वह कुछ सफाई देती, दूसरे मेहमान ने शाही पनीर की सब्जी की कटोरी क्रोध में जमीन पर फेंकते हुए कहा, छी, इसमें तो मरा हुआ कीड़ा है। यह कैसी बहू है जो घर में पवित्र दिन पर यह सब करती है? क्या यह जानबूझकर कर रही है? इसका मतलब क्या है? पूरे हाल में भयंकर हंगामा मच गया। लोगों में अफरा तफरी और कानाफूसी शुरू हो गई। एक महिला मेहमान ने गुस्से से चीखते हुए कहा, और यह देखो, दही बड़े में इतनी मिर्च किसने डाली? यह तो जहर है। खाकर तो हमारा गला जल गया। यह तो जानबूझकर खाने का स्वाद बिगाड़ रही है। कामिनी देवी ने जब भोग के लिए रखा हलवा चखा तो उनका गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा।
वह कांपने लगी। उन्होंने कटोरी जमीन पर पटक दी, जिससे हलवा चारों तरफ बिखर गया, और चीखी, अब सगुनी, तूने प्रसाद में नमक मिला दिया? तुझे शर्म नहीं आई? भगवान का भी अपमान कर दिया। तेरी वजह से आज हमारी पूरी खानदान की इज्जत तार-तार हो गई है। अवंतिका फूट-फूट कर रोने लगी। वह कांपते हुए जमीन पर गिर गई और टूटी हुई आवाज़ में बोली, माँ जी, मैंने सच में कुछ नहीं किया। मुझे सच में नहीं पता यह कैसे हुआ। मुझ पर विश्वास कीजिए, यह मेरी गलती नहीं है। अक्षत आज अविश्वास और घृणा भरी नज़रों से उसे देख रहा था। उसने मुंह फेर लिया और रूखेपन से कहा, बस अब एक शब्द और नहीं। अवंतिका, तुम्हारी लापरवाही की वजह से आज तुमने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। मुझे अब तुम पर भरोसा नहीं है। तभी जेठानी सुवासिनी अपने चेहरे पर झूठा संतोष लिए आगे आई और अपनी छोटी बहन रमा के साथ मिलकर तुरंत नया खाना तैयार किया। अवंतिका वहीं एक कोने में खड़ी थी, पसीने, अपमान और आंसुओं से लथपथ। उसे लग रहा था जैसे किसी ने उसके आत्मसम्मान को कुचल दिया हो। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह जिंदा ही दफन हो गई हो। उस दिन के बाद अवंतिका की जिंदगी में सब कुछ बिखरने लगा। उसे लगने लगा था जैसे कोई अदृश्य दुश्मन हर पल उसके घर में मौजूद है। अगले दिन अक्षत की सबसे ज़रूरी मीटिंग थी। अवंतिका ने उसकी पसंदीदा सफ़ेद शर्ट अच्छे से प्रेस करके रखी थी, लेकिन सुबह जब अक्षत नहाकर निकला और शर्ट मांगी तो पूरी शर्ट पर जगह जगह इस्त्री से जले हुए बड़े बड़े निशान थे। अवंतिका, यह क्या मजाक है? अक्षत दहाड़ा, आज मेरी इतनी ज़रूरी मीटिंग है और तुमने मेरी सबसे अच्छी शर्ट जला दी। तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? अवंतिका गिड़गिड़ाने लगी। अक्षत, यकीन मानो, मैंने कल जब इसे प्रेस किया था तो यह बिल्कुल ठीक थी। मुझे नहीं पता यह कैसे हुआ। मैं तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं कर सकती। अक्षत ने शर्ट को जमीन पर फेंक दिया और चिल्लाया, बस करो या रोना धोना। तुम्हारे इन आंसुओं से अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अवंतिका ने अक्षत के ऑफिस का एक जरूरी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन उसकी पेन ड्राइव में सेव किया था, लेकिन जब अक्षत ने उसे ऑफिस में खोला तो पूरी फाइल में गैर जरूरी बच्चों जैसी तस्वीरें भर गई थी। क्लाइंट के सामने उसकी बहुत बेइज्जती हुई। घर आकर अक्षत ने भयानक गुस्सा किया। अवंतिका, तुम किस तरह की पत्नी हो? क्या तुम मेरा कैरियर बर्बाद करना चाहती हो? तुम जानबूझकर कर रही हो? अवंतिका रोते हुए बोली कि उसने तो बस सेव किया था, पर कोई नहीं माना। अक्षत की आंखों से प्यार पूरी तरह से गायब हो चुका था। रोज रोज के तनाव और अक्षत की बढ़ती दूरियों से अवंतिका का दिल टूट चुका था। फिर आया वह दिन जिसने उनका रिश्ता हमेशा के लिए तोड़ दिया। अक्षत ने एक क्लाइंट को देने के लिए 8 लाख नकद अवंतिका को सौंपे। अवंतिका ने पैसे एक लिफाफे में डालकर अपनी अलमारी के लॉकर में रखा और चाबी अपने पास संभाल कर रख ली। इस बार उसने बार बार लॉकर की जांच की और रात भर डर के मारे सो नहीं पाई। 2 दिन बाद जब अक्षत को पैसे चाहिए थे, अवंतिका ने लॉकर खोला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। लिफाफा अपनी जगह पर था, पर वह खाली था। पैसे कहाँ हैं? अवंतिका। अक्षत दहाड़ा। अक्षत, वह पैसे वहाँ नहीं हैं। मैंने यहीं रखे थे। मुझे नहीं पता वे कहाँ गए। अवंतिका रोते रोते हिचकी लेने लगी। मैं तुम्हारी कसम खाती हूँ, मैंने पैसे नहीं लिए। कामिनी देवी ने इल्ज़ाम लगाया। जरूर इसने ही अपनी माँ को दिए होंगे। अक्षत ने उसे झकझोर दिया। तो फिर कहाँ गए पैसे? इस लॉकर की चाबी तो सिर्फ तुम्हारे पास थी। तुम एक चोर हो। अक्षत ने एक आखिरी बार उसकी आंखों में देखा। उसने गहरी ठंडी सांस ली और बेजान स्वर में कहा, निकल जाओ इस घर से। मुझे अब तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। आज से तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म। अक्षत ने उसे हाथ से पकड़ा और दरवाजे तक घसीटते हुए ले गया और बाहर ढकेलकर दरवाज़ा जोर से बंद कर लिया। अवंतिका घंटों तक दरवाजे पर पड़ी रही। उसका आत्मसम्मान तार-तार हो चुका था। उसने भी फैसला कर लिया कि अब इस अपमानित रिश्ते में नहीं रहना और कुछ ही महीनों में तलाक हो गया। 6 महीने बाद अवंतिका को शांति काकी से पता चला
अक्षत की दूसरी शादी सुहासिनी की बहन रमा से हो रही है और यह सब सुहासिनी की जलन और साजिश थी। अवंतिका ने अपने आंसू पोंछे। उसकी आंखों में अब दुर्बलता नहीं बल्कि आग का एक नया संकल्प था। उसने आईने में देखा और अपनी साड़ी को कसकर पकड़ा। अब बहुत हो गया अक्षत, मैं तुम्हें यह शादी नहीं करने दूंगी। शादी का दिन आ गया। हाल सजा हुआ था। फूलों की खुशबू और सहनाई की आवाज़ गूंज रही थी। अक्षत दूल्हे के लिबाज में रमा के साथ मंडप में बैठा था। उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी। जैसे ही पंडित जी ने 7 फेरों के लिए उठने को कहा, हाल के मुख्य द्वार से एक तेज, दृढ़ और जानी पहचानी आवाज़ आई, जिसने पूरे हॉल को चुप्पी में डुबो दिया। रुक जाइए, यह शादी नहीं हो सकती। अवंतिका एक वकील और कुछ पुलिसकर्मियों के साथ मंडप की तरफ बढ़ी। कामिनी देवी गुस्से से बेकाबू होकर आगे बढ़ी। तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? कलंकिनी, निकल जा। आज मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी माँ जी। अवंतिका ने शांत पर दृढ़ता से कहा, मैं यहाँ शादी रुकवाने नहीं आई बल्कि अपने बच्चे का हक मांगने आई हूँ। पूरे हाल में गहरा सन्नाटा छा गया। अक्षत का चेहरा सदमे से सफ़ेद पड़ गया। अवंतिका ने आगे कहा, हाँ अक्षत, मैं तुम्हारे होने वाले बच्चे की माँ हूँ। तलाक के समय तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया, लेकिन मेरे बच्चे का हक तुम नहीं छीन सकते। मैं इस बच्चे के भविष्य के लिए आपके घर और कंपनी की आधी संपत्ति का हिस्सा मांगने आई हूँ। मेरे वकील ने सारे कागजात तैयार कर लिया है। सुहासिनी का चेहरा डर और घबराहट से पीला पड़ गया। अवंतिका, तमाशा मत कर। तमाशा तो अब शुरू होगा भाभी, अवंतिका ने सुहासिनी की आंखों में देखते हुए कहा। बस बालू, वह कीड़ा, वह नमक, वह दवी, भल्ले की मिर्च, वह जली हुई शर्ट, वह प्रेजेंटेशन की फाइल, वह सब आपकी साजिश थी। और वह 8 लाख, वह भी अपने आप गायब नहीं हुए थे। यह सब आपने किया था। अवंतिका ने आवाज़ लगाई। शांति काकी, अब अंदर आइए और सच सबके सामने रखिए। शांति काकी ने रोते हुए सच्चाई बताई और मोबाइल निकालकर वह रिकॉर्डिंग सबके सामने चला दी, जिससे सबके होश उड़ गए। रिकॉर्डिंग में सुहासिनी की आवाज़ साफ सुनाई दी, जिसमें वह रमा से कह रही थी, हाँ देखा रमा, मैंने एक तीर से 2 निशाने लगा दिए। एक तरफ अवंतिका को घर से निकाल दिया और दूसरी तरफ वहाँ 8 लाख भी हथिया लिए। मैंने एक एक करके ऐसी बिसात बिछाई कि उसे घर से निकाल कर ही दम लिया। पुलिस ने तुरंत सुहासिनी को हिरासत में ले लिया। अक्षत सदमे में खड़ा था। उसके पैर काँप रहे थे। वह अवंतिका के पास आया और उसके पैरों में गिर पड़ा। माफ़ कर दो अवंतिका, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। मैंने तुम पर विश्वास नहीं किया। मैं कितना अंधा और मूर्ख था। मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें क्या दर्द दिया है। मैं इस बच्चे को और तुम्हारा हक पूरे सम्मान के साथ वापस देना चाहता हूँ। मुझे बस एक बार माफ़ कर दो। अवंतिका की आंखों से भी आंसू बहने लगे, लेकिन ये जीत और आत्मसम्मान की प्राप्ति के आंसू थे। उसने नीचे बैठकर अक्षत का सिर अपने हाथों में ले लिया। अक्षत, मैं यहाँ अपने बच्चे के लिए संपत्ति का हक मांगने आई थी, पर अब मुझे लग रहा है कि मुझे मेरा प्यार वापस मिल गया है। तुम्हारी ईमानदारी और पश्चाताप ही मेरे बच्चे का सबसे बड़ा हक है। अक्षत ने अवंतिका को कसकर गले लगा लिया। कामिनी देवी भी रोती हुई आई और अवंतिका को आशीर्वाद दिया। दोनों ने उसी मंडप में फिर से 7 फेरे लिए। इस बार हर फेरा विश्वास, सम्मान और प्रेम की एक नई मजबूत शुरुआत का वादा था, जहाँ संपत्ति का हक प्यार के आगे छोटा पड़ गया। तो दोस्तों, क्या बच्चे के नाम पर संपत्ति का हक मांगना सही था, या अक्षत के पश्चाताप ने सब कुछ बदल दिया? क्या अवंतिका ने अक्षत को माफ करके सही किया? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।